Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I, Prabhav Sharma, welcomes you all to the Civil Point Institute इंदौर। तो अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो फिर हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। How are you? ठीक है, तो आपका ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। तो मेरा नाम प्रभव शर्मा है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, क्योंकि ये हमारा पहला इंटरेक्शन है, तो आई हैव क्वालिफाइड गेट ट्वाइस विथ बेस्ट स्कोर ऑफ 703 एंड आई ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड इन वेरियस अदर स्टेट एंड पीएसयू एग्जामिनेशंस। और अगर मैं टोटल एक्सपीरियंस की बात करूं तो आई हैव 4+ ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और अगर आपको वो समझ में आ रही हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो आपके एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी जो आपकी आई हुई है, उसमें जो आपका सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, उसमें से एक टॉपिक हम आज डील करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी, ताकि आप भी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं वो आप लाइव अटेंड करें, ताकि कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप क्लासेस के दौरान पूछ जाएं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि अगर आप कोई क्लास के दौरान आपको डाउट नहीं है, बाद में भी कोई डाउट आ रहा है, तो भी आप या तो ग्रुप पे मैसेज करके या आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप साथ में क्लासेस अटेंड करते रहेंगे तो आपकी रेगुलरिटी भी बनती रहेगी, तो आपको ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप टाइम पे अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर पाएंगे। ठीक, देखिए आवाज़ तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कम आ रही है, लेकिन मेरे मेरे में भी लॉगिन है और आवाज़ मुझे तो सही लग रही है। अगर किसी और को भी आवाज़ कम आ रही है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करूँ तो क्या-क्या टॉपिक्स को हमें डील करना है। तो बेसिकली सबसे पहला जो आपको सिलेबस दिया हुआ है, उसमें सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस, वेरियस सिविल इंजीनियरिंग सर्वे। तो बेसिकली आपका सर्वे वाला पार्ट है, जिसमें आपका सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट और यूजेस एंड वेरियस सिविल इंजीनियरिंग आ जाएगा। बेसिकली कंप्लीट सर्वे ही यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिल्डिंग बाय लॉस, प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक ब्रिक, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, स्टील, रीइंफोर्समेंट। तो ये आपका बिल्डिंग जो बाय लॉज है, ये आपका एक अलग सेपरेट टॉपिक होगा। देन प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये आपका बिल्डिंग मटेरियल के पार्ट में आ जाता है, जिसमें आप ब्रिक, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, स्टील एंड इन्फोर्समेंट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ फ्लूइड एंड टाइप्स ऑफ फ्लो, फ्लो मेजरमेंट। तो ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, जिसमें आप फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ फ्लो और जो आपका फ्लो मेजरमेंट होता है और टाइप्स ऑफ फ्लूइड होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। देन आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसमें आप बार चार्ट, माइलस्टोन, नेटवर्क, सीपीएम पर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, नोटिस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। देन आपका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन और स्पेसिफिकेशन आपका एस्टिमेशन वाले पार्ट में कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका टेस्ट ऑन वाटर एंड वेस्ट वाटर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये जो है आपका एनवायरमेंट जो होता है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, उसमें कवर हो जाएगा। देन आपका टाइप्स ऑफ डैम एंड कैनाल, रेनफॉल मेजरमेंट, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मेथड ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो आपका टाइप्स एंड डैम एंड कैनाल और रेनफॉल मेजरमेंट है, ये इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी में आएगा। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल आपका सॉइल के अंदर आएगा। मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट फिर से आपका एस्टिमेट के अंदर आ जाएगा, और ये फॉर्म्स यूज्ड इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी आपका एस्टिमेशन के अंदर ही आता है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो इसमें आज हम कवर करने वाले हैं आपकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि अप्रोच क्या रहेगी हमारी, तो सबसे पहले हम आपके जो भी टॉपिक है, जो भी कंटेंट है, उसको कवर करेंगे। सारे एग्जामिनेशन, अगर हम चाणक्य 2.0 बैच के बारे में बात करें तो सब में सेम ही अप्रोच है आपकी। पहले आपको कंटेंट जो है वो कवर करना है, उसके बाद उसी से रिलेटेड जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको बाहर से कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई बार लोग मतलब कई बार आपको डाउट आएगा कि और कहाँ से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो हम आपको एम्पल अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पहले ही प्रोवाइड कर देंगे। जितने भी आपके किसी टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम साथ ही साथ आपको करवा भी देंगे, और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ऐड कर देंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि और एडिशनल क्वेश्चन चाहिए, तो आप रिस्पेक्टिव फैकल्टी से मांग सकते हैं, वो आपको और एडिशनल क्वेश्चन प्रोवाइड
लेकिन जितने क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हमारे हिसाब से वो सफिशिएंट है, उसके आगे आपको कहीं और से भटकने की या दूसरे किसी मटेरियल की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जितना कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा। अगर एक बार आप मुझे अपनी ब्रांचेस, रिस्पेक्टिव ब्रांचेस कमेंट करके बता देंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके साथ इंटरेक्ट करके और किस तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ वो समझने में। तो अगर आप मुझे अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस बता पाएं तो काफी अच्छा होगा। फिर हम हमारा सेशन जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप इंटरेक्शन रखेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप बीच में पूछ सकते हैं, आप क्लास खत्म होने के बाद पूछ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप डाउट पूछेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, उतना अच्छा आपके लिए ही होगा, क्योंकि उतने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में हम बात करें तो बहुत से लोग आप ऐसे होंगे जो ये पहली बार ये चीज़ सुन रहे होंगे, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी एक ऐसा वर्ड है जो इसके पहले भी आपने सुना होगा, है ना। तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की, तो सॉइल की जो प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कितना सॉइल लोड रेजिस्ट कर पा रहा है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो बेसिकली हमको जो टॉपिक मेंशन है वो कितना मेंशन है? सिर्फ सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मेंशन है। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना ही देखेंगे सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, तो एकदम से तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो और भी चीजें हमको इसके आसपास की समझनी पड़ेगी, ताकि इस कंप्लीट टॉपिक को हम एनालाइज कर पाएं और इसके जो क्वेश्चन है जो यहाँ से अगर बनते हैं तो उनको हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में बात करें तो वो क्या होता है? सॉइल की प्रतिरोधक क्षमता, यानी कितना मैक्सिमम लोड को सॉइल सस्टेन कर पा रही है। अगर आप मुझे बता पाएं कि सॉइल का क्या मतलब होता है, मतलब आप सॉइल से क्या समझते हैं? वैसे तो आप इतना ही बता पाएंगे कि मिट्टी है, या इसके अलावा आप कुछ अगर मुझे बता पाएं सॉइल से रिलेटेड। जैसे कि मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग जो हैं वो सिविल इंजीनियरिंग से नहीं है, अगर आप थोड़ा सा मुझे बता पाएं कि सॉइल का मतलब क्या होता है, आपके हिसाब से आप क्या समझते हो सॉइल के बारे में। ठीक है, इसके पहले आपने देखी होगी सॉइल यानी कि क्या होता है, मिट्टी, है ना। इसके पहले तो हम इसको यही समझते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ जानते हो सॉइल के बारे में। देखिए, अगर मैं आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश करूं कि सॉइल का क्या मतलब होता है, क्योंकि जब हम सॉइल के बारे में समझेंगे तभी हम सेफ बेयरिंग कैपेसिटी उसकी समझ पाएंगे। सॉइल क्या होता है? सॉइल एक नेचुरल मटेरियल होता है विच कैन बी कोहेसिव और नॉन कोहेसिव। सॉइल एक ऐसा मटेरियल है जो कि कोहेसिव भी हो सकता है और नॉन कोहेसिव भी हो सकता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। अगर आप किसी एग्रीकल्चरिस्ट से पूछेंगे कि सॉइल का क्या मतलब होता है, तो वो बोलेगा कि ये अर्थ का टॉप सरफेस होता है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। अगर आप किसी जियोलॉजिस्ट से पूछेंगे, जियोलॉजिस्ट का मतलब होगा कि जो आपके रॉक के रिलेटेड बात करते हैं उनको हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो वो बोलेंगे इट इज डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द रॉक, यानी रॉक का क्या है? ये चूरा है, टूटा हुआ रॉक है। अगर हम बात करें आपके इंजीनियर्स के बारे में जो कि हम हैं, तो वो बोलते हैं कि इट इज अ टाइप इट इज अ सॉइल इज अ टाइप ऑफ मटेरियल विच कैन बी कोहेसिव और नॉन कोहेसिव इन नेचर। ठीक है, तो सॉइल क्या होती है? एक ऐसा मटेरियल होता है जो कोहेसिव भी हो सकता है, नॉन कोहेसिव भी हो सकता है। अगर हम कोहेसिव सॉइल के बारे में बात करें तो जो आपने मिट्टी देखी होगी आपके घरों में जिसमें हम पेड़ पौधे लगाते हैं, वो कोहेसिव सॉइल का एग्जाम्पल है, जिसको हम बोलते हैं क्ले। अगर मैं नॉन कोहेसिव सॉइल के बारे में बात करूं तो इट इज सैंड, जिससे हम घर बनाते हैं, तो वो एक नॉन कोहेसिव टाइप की सॉइल है। तो वैसे तो बहुत तरीके की सॉइल होती है, बहुत अलग अलग तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सचिन आप बता रहे हैं अपर लेयर ऑफ अर्थ, तो बिल्कुल सही है। ये भी एक डेफिनेशन है जो कि कौन बताता है हमें? एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं कि इट इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ इन विच वी यूज टू ग्रो द प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट्स को लगाते हैं। ये ऊपर वाली सतह होती है आपके अर्थ की जिसमें आप प्लांट्स को ग्रो करते हैं। इसी तरीके से आपके जियोलॉजिस्ट और इंजीनियरिंग ने भी की। लेकिन अगर सिंपल हम समझना चाहें कि सॉइल क्या होता है, तो सॉइल एक डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक होता है। अगर मैं रॉक को तोड़ दूं तो रॉक के टूटने से ही मुझे क्या मिलती है? सॉइल मिलती है। ठीक है, रॉक को तोड़ने से ही हमें क्या मिलती है? सॉइल मिलती है। अब रॉक जो है उसमें क्या होता है? वेदरिंग होगी, तभी उसका क्या होगा? तभी वो टूटेगा। तो वेदरिंग भी आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी फिजिकल वेदरिंग, एक होती है आपकी केमिकल वेदरिंग। अगर हम फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो आपका जो रॉक है वो टूट के चूरा बन जाए, जैसे कि आपकी सैंड बनती है, तो वो फिजिकल वेदरिंग का प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें आपके केमिकल वेदरिंग की, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया,
जो आपके रॉक की प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंजेस आ गए। खैर ये सारी चीजें वैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर एक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि व्हाट इज सॉइल, तभी हम क्या कर पाएंगे, आपकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करें अगर हमने सिलेबस की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारी अप्रोच क्या होगी कि बेसिकली हम इसको 5 टॉपिक्स में सब डिवाइड करके कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से सबसे पहले होगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें हम समझेंगे कि बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देन बेयरिंग कैपेसिटी हम किसकी निकालेंगे, क्योंकि हमको सॉइल जो है हमारी, उसके ऊपर हम क्या मेनली बनाते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर्स का जो लोड है वो सॉइल के ऊपर आएगा, तो कितना मैक्सिमम लोड हमारी सॉइल सस्टेन कर पा रही है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल के दिन जब आप घर बनाएंगे या मान लीजिए आप कोई भी घर बना रहे हैं, तो कितना मैक्सिमम लोड आप सॉइल पे दे सकते हैं, वो हमारे लिए निकालना जरूरी है। तो इसके लिए हमको टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके की फाउंडेशंस में अलग अलग तरीके का लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए सेकंड टॉपिक में हम ब्रीफली बहुत जल्दी से टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपका आएगा टाइप्स ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी, मतलब बेयरिंग कैपेसिटी को भी हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि नेट बेयरिंग कैपेसिटी, ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से बेयरिंग कैपेसिटी को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके किस तरीके से इन बेयरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, टोटली हमारे पास यहाँ पर 3 अप्रोचेस होती हैं। पहली होती है आपकी एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, एक होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, और एक होती है आपकी इंपीरियल अप्रोच, जिसमें आप सीधे फॉर्मूला डिराइव करके जो कैपेसिटी है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये अप्रोचेस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, बेयरिंग कैपेसिटी यानी कि सॉइल की क्षमता। तो द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल परहैप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग या सॉइल इंजीनियरिंग। क्योंकि जब भी आप कोई घर बनाएंगे, तो उस घर पे कितना मैक्सिमम लोड आप अप्लाई कर सकते हैं सॉइल पे, ये हमारे लिए पता करना जरूरी होता है। इसीलिए सॉइल की भी बेयरिंग कैपेसिटी निकालना हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो गया, अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो मैक्सिमम लोड दैट सॉइल कैन सस्टेन। अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें, तो अगर हम जैसे कोई इंडिविजुअल की बात करें और वो जिम जा रहा है, तो वो वेट्स उठाता है, तो मैक्सिमम लोड बिना फेल हुए जितना वो उठा पाए, दैट इज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो वो क्या हो जाएगी, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बेयरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। उसी तरीके से सॉइल पे जितना मैक्सिमम लोड या जितना मैक्सिमम लोड सॉइल उठा पाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी। पर हमारा मेन टॉपिक क्या है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें सेफली ऐसा नहीं देखना है कि अगर मान लीजिए सॉइल जो है वो 1000 किलो लोड उठा पा रही है, तो क्या हम 1000 किलो लोड उस पर अप्लाई कर देंगे, तो फिर तो वो सेफ नहीं रह जाएगी। तो हमें सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालना पड़ेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हुए। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो हम कुछ कम वैल्यू को अप्लाई करेंगे। अगर उसकी कैपेसिटी 1000 है, तो हम 800 ही अप्लाई करेंगे। तो हमेशा हम क्या अप्लाई करेंगे, 800 ही अप्लाई करेंगे, इससे ज्यादा हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा गए तो हो सकता है सॉइल क्या कर जाए, फेल कर जाए। ठीक है, तो ये हमको कैपेसिटी कौन सी निकालनी है, आपकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है, जितना सॉइल सेफली ट्रांसमिट कर पाए या जितना सॉइल सेफली सस्टेन कर पाए। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बेयरिंग कैपेसिटी में। ठीक है, एक चीज और है सॉइल से रिलेटेड, जो सॉइल की मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है वो कार्ल तरजागी के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो जो कार्ल तरजागी हैं, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, फादर ऑफ सॉइल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें सॉइल के बारे में उन्हीं ने बताई हैं। तो कई बार क्या होता है कि सॉइल फादर ऑफ सॉइल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फादर ऑफ सॉइल जो होते हैं वो मिस्टर कार्ल तरजागी हैं। ठीक है, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में उन्होंने भी कुछ बेयरिंग कैपेसिटीज के फॉर्मूले दिए थे, किस तरीके से बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट होती है, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो अगर कोई डाउट नहीं है, तो इसके बाद आता है आपका क्या, जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो हमको किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है, आपके फाउंडेशन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर का जो आप लोड है वो किसके थ्रू ट्रांसफर कराते हैं,
फाउंडेशन के थ्रू, है ना। ये तो चीज़ है, ये तो आपको पता होगा कि आपका जो लोड है, जैसे आपने घर भी देखे होंगे, तो आपके घरों का जो लोड है, पहले हम क्या बनाते हैं, आपकी फाउंडेशन बनाते हैं और उन फाउंडेशन के थ्रू हम जो लोड है उसको सॉइल में ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है। अब यही क्या होता है कि हम जिसको फाउंडेशन बोलते हैं वो फाउंडेशन नहीं होता, वो फुटिंग होता है। तो पहले तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज फाउंडेशन एंड व्हाट इज फुटिंग, ठीक है। क्योंकि हम जब, अगर जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग से नहीं है तो हम क्या सोच लेते हैं कि फाउंडेशन और फुटिंग एक ही चीज होती है, पर ऐसा नहीं है। जो हम आर्टिफिशियली मैनमेड कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं फुटिंग, ठीक है। जैसे आपके घरों में आप जब कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपने घर का जो लोड है उसको आप नीचे के हार्ड स्ट्राटा में ट्रांसफर करने के लिए एक यहाँ पर मैनमेड, ये मैनमेड आप फुटिंग बनाते हो, ठीक है। मान लीजिए ये हार्ड स्ट्राटा है, ये रॉक है, पहले आप एक्सकवेशन करोगे, फिर एक्सकवेशन करने के बाद यहाँ पे या तो आप कंक्रीट भरोगे, ठीक है, आरसीसी की भी हो सकती है, कई बार बिना आरसीसी की भी होती है ना। आरसीसी मतलब रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, कई बार आप सरिया डाल के फुटिंग बनाते हो, कभी कभी बिना सरिये के भी फुटिंग बनाते हो। तो ये जो आप नेचुरली, जो आप मैनमेड कंस्ट्रक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं फुटिंग, ठीक है। अब ये जो फुटिंग है ये दो तरीके की होती है, एक होती है शैलो यानी कि जिसकी डेप्थ कम हो, और एक होती है डीप जिसकी डेप्थ बहुत ज्यादा हो। जैसे आपने ब्रिजेस वगैरह देखे होंगे तो वहां पे जो आपने फाउंडेशन, वहां पे जो आपने फुटिंग्स देखी होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी फुटिंग्स होती हैं। अगर आपने कोई बाउंड्री वॉल देखी होगी तो बाउंड्री वॉल की जो फाउंडेशन या फुटिंग होती है, जो फुटिंग होती है एक्चुअली, वो काफी कम होती है। तो अगर आपकी फुटिंग की डेप्थ कम है तो उसको हम बोलेंगे शैलो फाउंडेशन या शैलो फुटिंग, और अगर आपकी फुटिंग की डेप्थ ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे डीप फुटिंग या डीप फाउंडेशन, ठीक है। तो वैसे हम फुटिंग के साथ फाउंडेशन भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल एग्जैक्टली जानना चाहें तो फुटिंग और फाउंडेशन अलग अलग होता है, पर एक्चुअली में हम इसको एक ही टर्म जैसा भी यूज कर लेते हैं कई बार, ठीक है। उसके नीचे जो आपका ये हार्ड स्ट्राटा है, ये जो आपका हार्ड स्ट्राटा है, अगर आप खोदते जाएंगे, नीचे खोदते जाएंगे तो आपको एक जगह जाके एक हार्ड स्ट्राटा मिलेगा, दैट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, फाउंडेशन बोलेंगे, ठीक है। तो फुटिंग की मदद से जो आपके घर का लोड है उसको आप ट्रांसफर करते हो किसके ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर, ठीक है। तो यही हमको यहाँ पे जो लोड आने वाला है, जैसे ये आपका हाउस है, इस हाउस से फुटिंग को होते हुए यहाँ पे जो ये लोड आने वाला है इन दोनों के कॉन्टेक्ट पे, इधर पे ये जो लोड आने वाला है ये हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा लोड आ गया तो ये क्या हो सकता है, ये यहाँ पे फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मोटिव होगा कि यहाँ इन दोनों के कॉन्टेक्ट पे जो लोड आने वाला है वो हम कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। तो क्लियर है कि फाउंडेशन और फुटिंग क्या होता है। फाउंडेशन इज द नेचुरल हार्ड स्ट्राटा, जो कि आपका सॉइल भी हो सकता है ना। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप खोदते जाएं तो आपको हार्ड स्ट्राटा ही मिले, कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत नीचे तक चले जाते हैं और हमें हार्ड स्ट्राटा नहीं मिलता है। तो उसके लिए फिर हम अलग अलग तरीके की जो फुटिंग्स होती हैं उसको यूज करते हैं। जैसे आपने एक पाइल फाउंडेशन का नाम सुना होगा, ठीक है, पायर फाउंडेशन का नाम सुना होगा, केशन फाउंडेशन का नाम सुना होगा, तब हम वो फाउंडेशन यूज करते हैं। और कई बार होता है कि हम थोड़े सा खोदते हैं और हमें हार्ड स्ट्राटा मिल जाता है, तब वहां पे हम शैलो फाउंडेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन मतलब ये हो गया आपका फुटिंग और फाउंडेशन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो फुटिंग क्या है, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर द लोड टू फाउंडेशन, जो कि आपके लोड को कहां पे ट्रांसफर करता है, फाउंडेशन की तरफ ट्रांसफर करता है। अगर कभी आपने कोई फुटिंग देखी हो या कोई फुटिंग जब आपने देखी हो या फाउंडेशन देखी हो, ठीक है, बेसिकली हम फाउंडेशन से इसको डिनोट करेंगे। तो फाउंडेशन की अगर हम आपने कभी देखी हो तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की होती है, उसका जो नीचे का एरिया होता है वो बढ़ता जाता है। या पहले हम क्या करते हैं, राफ्ट बनाते हैं, है ना, ये इसको हम राफ्ट बोलते हैं, इसके ऊपर फिर हम फुटिंग बनाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि हम जो एरिया है उसको वाइडन करते जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो हम एरिया इसलिए वाइडन करते जाते हैं क्योंकि आपको पता है, अगर हम स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस क्या होता है आपका, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो स्ट्रेस पहले मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस टू द अप्लाइड फोर्स। जैसे मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, इसके ऊपर मैं लोड लगा रहा हूं, तो इसका खुद का रेजिस्टेंस होगा, है ना। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड ये रजिस्ट कर लेगा, लेकिन अगर मैं लोड बहुत ज्यादा अप्लाई करता जाऊं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये टूट जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया, है ना, एरिया के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तो मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया जो ये सस्टेन कर पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेस और प्रेशर ऑलमोस्ट आपकी सिमिलर टर्म्स हैं, पर जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे जो लोड लगा रहा हूं, ये लोड पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर, और ये जो रजिस्ट कर रहा है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया हो जाएगा, स्ट्रेस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम ज्यादा, स्ट्रेस और प्रेशर अभी आप ये मान के चलिए कि एक ही होता है, ठीक है। तो कितना लोड पर यूनिट एरिया, अगर मैं एरिया
इधर पे मैं क्या, इस एरिया को बढ़ाता जाता हूं और लोड को कांस्टेंट रखता हूं। तो अगर मैं एरिया बढ़ाता जाऊंगा तो इसका जो स्ट्रेस होता जाएगा वो कम होता जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम फुटिंग या फाउंडेशन बनाते हैं तो इस जो आपका ये जो एरिया है इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, ताकि आपका जो लोड है वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फेलियर के चांसेस आपके कम हो जाए। क्लियर? ठीक है। तो बेसिकली आपका फुटिंग का क्या काम होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फुटिंग का क्या काम होता है, तो फुटिंग का सिंपल सा यही काम होता है कि आपके जो एरिया है उसको वो इंक्रीज कर दें, ताकि जो आपका स्ट्रेस है वो कम हो जाए, क्योंकि लोड तो आपका फिक्स रहेगा, है ना। अब लोड तो आप नहीं कर सकते कि कम या ज्यादा कर दें, मतलब एक तो अगर कोई हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लोड तो मोर और व्हाट आपका मोर और लेस सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एरिया को आप जो उसका ट्रांसफर एरिया उसको आप इंक्रीज कर सकते हो अपने कंस्ट्रक्शन से। तो वही हम करते हैं फुटिंग में, हम क्या करते हैं उस ट्रांसफर एरिया को इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। उस ट्रांसफर एरिया को इंक्रीज करने की वजह से जो आपका ऊपर का लोड होता है वो यूनिफॉर्मली जो आपकी नीचे की बेस होती है, जैसे कि आपका जो फाउंडेशन है जो आपका रॉक है उसमें यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि फुटिंग का मेनली काम क्या होता है। तो बेसिकली फुटिंग का काम होता है वो आपका जो ऊपर का लोड है उसको सेफली फाउंडेशन तक क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे बाय इंक्रीजिंग द एरिया। एरिया हम इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस होता है और एरिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए इसको आप नॉर्मल भी समझें अगर, तो अगर मैं छोटा सा यहाँ पे एरिया है और मैं किसी लोड को लगा रहा हूं तो यहाँ पे फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है। अगर एरिया में बड़ा कर दूं, कोई बहुत बड़ी चीज है उस पर मैं थोड़ा सा लोड अगर लगाऊं, उतना ही अमाउंट ऑफ लोड लगाऊं, तो उसके फेल होने के चांसेस कम है, ठीक है। ठीक है। तो अब जब हम फाउंडेशन डिजाइन करेंगे तब हमारे लिए बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जब हम बेरिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे कि जैसे मान लीजिए ये आपकी सॉइल है, इस पे आपको आपका घर बनाना है, ठीक है। अब इस पे आपको आपका घर बनाना है तो आप क्या करोगे, पहले इस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी पता करोगे, ठीक है, बनाने के पहले ही। जब आपको बेरिंग कैपेसिटी पता चल गई कि हाँ इतना मैक्सिमम लोड जो मेरी सॉइल है वो सस्टेन कर पाती है, फिर उस हिसाब से आप फाउंडेशन का जो एरिया है उसको डिसाइड करोगे, ठीक है। क्योंकि जितना मान लीजिए इसकी बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम है तो आपको एरिया को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आप लोड को सस्टेन करा पाओ। अगर इसकी बेरिंग कैपेसिटी कम होगी तो एरिया को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसकी बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो आप कम एरिया की फाउंडेशन भी बना सकते हो। तो इसलिए भी मेरा बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब मैं अपने कंस्ट्रक्शन को करूंगा, जब मैं फाउंडेशन डिजाइन करूंगा, तो बेरिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिसाइड करेगी किस तरीके से मुझे फाउंडेशन को बनाना है और अल्टीमेटली किस तरीके से मुझे घर को बनाना है। तो कई बार आपने देखा होगा कुछ जगहें होती हैं जहां पर आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती हैं वो प्रोहिबिटेड होती हैं, उसको मल्टी वहां पे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, तो वो इसी वजह से होता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कुछ ब्लैक कॉटन सॉइल का नाम सुना होगा, तो वहां पे हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते, क्योंकि जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है जिसमें बेसिकली हम कपास की खेती करते हैं, जैसे जिसमें हम कॉटन उगाते हैं, तो उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो ऐसी सॉइल्स में हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो अगर हमें पता करना है कि उसमें हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी बेरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो जनरल रिक्वायरमेंट क्या है आपका, पहला जनरल रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी सॉइल है वो शेयर को फेल कर पाए, अब शेयर को रजिस्ट कर पाए। अब शेयर क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें हम दो तरीके से लोड लगा सकते हैं, ठीक। एक लोड तो हम इसके सेंटर पे लगा सकते हैं, ठीक है। इस सेंटर पे लोड लगाने के बाद जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। सेकंड होता है कि ये जो आपका ऊपर वाला सरफेस है, इस सरफेस के पैरेलल में अगर हम लोड लगाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो जब आपका लोड आपके सरफेस के पैरेलल हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी सॉइल है, तो यहाँ पे आपका जो सॉइल का सरफेस है, क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो सॉइल के सरफेस के क्या होगी, यहाँ पे लोड पैरेलल होगा। तो उस केस में जो फेलियर होगा, अगर आपका जो लोड है वो सरफेस के पैरेलल है, इस केस में जो फेलियर होगा उसको हम शेयर फेलियर बोलते हैं। और सॉइल क्या होता है, आपके शेयर में ही फेल होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर अपने हाथ में आप क्या लें, कोई मिट्टी लें, ठीक है। अब मैंने आपको बताया दो तरीके हैं आपकी मिट्टी पे फोर्स को लगाने के। पहला तरीका, आपने मिट्टी को पकड़ा और आप उसको ऊपर से अगर दबा रहे हैं, तो ये होगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। आप मिट्टी को ऊपर से दबाते जाएंगे, जैसे आपके गमले में पेड़ लगे होंगे, अगर आप ऊपर से जाके उस मिट्टी को दबाएंगे तो उसमें फेलियर नहीं होगा, ठीक है। मिट्टी चपटती जाएगी और नीचे जाती जाएगी पर फेलियर नहीं होगा। पर आप उस मिट्टी को पकड़ो और साइड से आप हाथ मारो, ठीक है। गमले से आपने मिट्टी को बाहर निकाला है और अब उसके साइड से आप हाथ मारो, ठीक है, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और टूट के आगे चली जाएगी, कुछ पार्ट वहीं रह जाएगा। तो यही होता है आपका शेयर फेलियर, ठीक है।
सॉइल में हमेशा क्या होगा, शेयर फेलियर होगा, क्योंकि जब हम उस पर नॉर्मल स्ट्रेस यानी उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर जब स्ट्रेस लगा रहे होंगे तो वो तो कंप्रेस होती जाएगी, वो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन जब हम उसको उसके जो सॉइल के पैरेलली जब फोर्स को अप्लाई करेंगे तब जो फेलियर होता है दैट इज नोन एज शेयर फेलियर। तो ये एक तरीके का फेलियर हो गया। ठीक है, ये किस में होगा, ये आपका होगा सैंड में। ठीक है, जो आपका सॉरी ये जो आपका फेलियर होगा ये होगा आपके क्ले में। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपकी कोई मिट्टी है उस पर हम लोड लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं तो कई बार पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वही नीचे चला जाता है ना, इतना लोड हमने लगा दिया कि उतना पार्ट में जो स्ट्रक्चर था वो जमीन के पूरा नीचे चला गया। इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट फेलियर। ठीक है, यानी वहां पे क्या हो गया, आपका सॉइल जो हो गया वो सेटल कर गया। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि हम दोनों चीजों को पता लगाएं। ना तो हमारी सॉइल जो है वो सेटल करनी चाहिए, जैसे आप मान लीजिए कोई घर, कोई आपकी मिट्टी है उस पर आप घर बनाने गए और उस घर घर को जब आपने बनाया तो आपका पूरा का पूरा घर अगर नीचे चला जाएगा तो कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो हमें पहले पता लगाना पड़ेगा ना कि सेटलमेंट में कितना मैक्सिमम लोड ये सह पा रहा है। ठीक है, सेकंड है कि वो शेयर में भी फेल ना हो। तो ये दोनों आपकी जनरल रिक्वायरमेंट होती है फुटिंग की, कि आपकी जो फुटिंग है या जो आपकी फाउंडेशन है वो ना तो शेयर में फेल करे और ना ही आपकी सेटल करे। ठीक है, साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे घर की जो, जैसे हम सरफेस की बात करें, सरफेस के नीचे आपको पता है वाटर प्रेजेंट है ना, इन द फॉर्म ऑफ एक्विफायर होते हैं, स्प्रिंग्स होती हैं। तो जमीन के नीचे पानी प्रेजेंट है। तो जब ये पानी भी ऊपर नीचे होता है ना, उसकी वजह से भी जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है या सॉइल की जो स्ट्रेंथ है उसमें अल्टरेशन आते हैं, वेरिएशन आते हैं। अब कैसे, है ना, तो ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा वरना आपका ये लेक्चर जो है या जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है वही 10-12 घंटे का हो जाएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। तो अभी के लिए इतना समझिए आप कि जब हम किसी भी सॉइल की बात करते हैं, मान लीजिए आपका सॉइल है, ठीक है, उसके ऊपर अगर नीचे से पानी आता है उसमें, तो वो क्या करेगा, सॉइल को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो उनके बीच में जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ कोहेजन है यानी उनके बीच का जो प्यार है वो कम हो जाएगा। तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। जैसे कोई अगर पार्टिकल है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मतलब कोई आपका मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, अगर उसके पार्टिकल आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं, कॉम्पैक्ट हैं, डेंस हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर उसके पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो जब सॉइल में क्या होता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ पानी आता है तो ये पार्टिकल दूर दूर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो कम आ जाती है। तो आपकी जो सॉइल है या जो आपकी फाउंडेशन है उसमें अगर वाटर टेबल से कोई भी अल्टरेशन आ रहे हैं, वाटर टेबल ऊपर नीचे जा रही है, देखिए सैंड में जो फेलियर होगा बेसिकली पहले वो किस में फेल कर जाएगी, सेटलमेंट में फेल कर जाएगी। शेयर में फेलियर हो सकता है पर पहले किस में फेल हो जाता है, वो उसमें बहुत पहले ही उसमें सेटलमेंट में फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको सेटलमेंट के हिसाब से डिजाइन करते हैं। और अगर बात करें हम क्ले की, तो क्ले में पहले किससे फेलियर हो जाता है, आपका शेयर में फेलियर हो जाता है। तो इसलिए हम उसको शेयर के हिसाब से डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि क्ले को आप किस रिस्पेक्ट में डिजाइन करते हो, तो क्ले को आप शेयर के रिस्पेक्ट में डिजाइन करते हो। ठीक है, अब जैसे अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जो मोहर ने हमें स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दिया था, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल का, वो क्या दिया था, सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। ये आपका स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मुझे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है या सॉइल की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है तो बेसिकली हम शेयर स्ट्रेंथ ही सॉइल की कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि शेयर में ही उसमें फेलियर होता है। तो सी प्लस सिग्मा टेन फाइव उसकी स्ट्रेंथ होती है। सी उसमें कोहेजन होता है, ठीक है, सिग्मा उसका यूनिट, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, ठीक है, और फाइव उसका जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है वो होता है। खैर इतना डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हम अभी आप इतना ही याद रखिए कि जो क्ले होता है उसको हम शेयर में डिजाइन करते हैं और जो आपका सैंड होता है वो हम सेटलमेंट में डिजाइन करते हैं। देखिए सॉइल की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो आपका सॉइल होता है वो कम से कम 150 आवर्स का होता है, 100 टू 150 आवर्स का। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक मेंशन है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बहुत डिटेल में ले जाऊंगा ना तो कोई काम का नहीं आपके लिए। ठीक है, बेसिकली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन अगर आए तो वो हमें बन जाए। ठीक है, तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या होती हैं, दो तरीके की होती हैं। तो पहली फाउंडेशन होती है आपकी शैलो। शैलो आपको समझ में आता होगा, शैलो मतलब जब डेप्थ हमारी कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, शैलो।
डीप फाउंडेशन का मतलब जब आपकी डेप्थ जो है वो बहुत ज्यादा है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिससे अगर डेप्थ ज्यादा है तो हम उसको डीप बोलें, अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिससे अगर डेप्थ कम है तो उसको हम शैलो बोलें, है ना। नहीं तो डीप कितना डीप और शैलो कितना शैलो ये भी तो हमें पता होना जरूरी है। तो अगर मैं किसी भी फाउंडेशन की बात करूं तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक तो उसकी विड्थ होगी और एक उसकी डेप्थ होगी। मान लीजिए ये आपकी फाउंडेशन है, ठीक है, तो इस फाउंडेशन के दो पार्ट होंगे, एक तो ये क्या होगी आपकी विड्थ होगी और ये एक आपकी क्या होगी डेप्थ होगी, ठीक है। इसको हम बोल, ये हो गई आपकी विड्थ और ये हो गई आपकी डेप्थ, ठीक है। तो अगर आपका डेप्थ टू विड्थ का रेशियो, ये अगर आपका डेप्थ टू विड्थ का रेशियो लेस देन 1 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपकी विड्थ जो है वो ज्यादा है किससे, डेप्थ से, ठीक है। या कभी कभी अगर बराबर भी है, आपकी डेप्थ और विड्थ अगर बराबर भी है तो इसको हम क्या बोलते हैं, शैलो फाउंडेशन, ठीक। अगर आपका डेप्थ टू विड्थ का रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीप फाउंडेशन। पर यहां पे अगर हम डीप फाउंडेशन की बात करें तो डेप्थ और विड्थ का रेशियो बहुत ज्यादा होता है 1 से, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपका 15 से भी ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली आपका 15 से भी ज्यादा होता है। तो जब आपने पाइल्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि उनकी जो डेप्थ होती है वो काफी ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पे जो आपकी डीप फाउंडेशन होगी उसमें जो ये आपका डेप्थ टू विड्थ का रेशियो होगा ये ग्रेटर देन 1 होगा, और मोस्ट अगर आपको एक्यूरेटली हम बात करें तो ग्रेटर देन 15 होगा। तो आपका ये जो 1 से लेकर 15 तक का वैल्यू होता है इसको हम बोलते हैं आपकी मॉडरेट फाउंडेशन, मतलब क्या हो जाएगी, ना तो शैलो में आएगी ना ही डीप में आएगी। पर कभी कभी क्वेश्चंस के हिसाब से क्या बोल दिया जाता है कि डेप्थ टू विड्थ का रेशियो अगर लेस देन 1 है तो शैलो और ग्रेटर देन 1 है तो डीप, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना ही याद रखिए, 15 वाला केस रहने दीजिए। अगर आपकी डेप्थ टू विड्थ का रेशियो लेस देन 1 है तो उसको हम शैलो फाउंडेशन बोलेंगे, और अगर आपकी डेप्थ टू विड्थ का रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम क्या बोल देंगे, डीप फाउंडेशन बोल देंगे। क्लियर है। अब बात आती है कि कब हम शैलो फाउंडेशन, क्योंकि कब, ये तो जो फाउंडेशन है या जो फुटिंग है ये तो हम बना रहे हैं, तो अब हम कब शैलो फाउंडेशन बनाएंगे और कब डीप फाउंडेशन, या कब शैलो फुटिंग बनाएंगे और कब डीप फुटिंग बनाएंगे, है ना, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो अगर आपका, जैसे आपने क्या किया, घर बनाना शुरू किया, ठीक है, और आपका जो स्ट्राटा है वो बहुत कम में ही मिल गया, हार्ड स्ट्राटा आपको, ये आपका घर का बेस है, ठीक है, और जो आपको हार्ड स्ट्राटा है वो बहुत कम डेप्थ पे ही मिल गया, ठीक। तो उस केस में आप क्या बनाएंगे, उस केस में आप शैलो फाउंडेशन बनाएंगे, पहला केस। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप जो चीज बना रहे हैं उसमें लोड ही बहुत कम है, उसमें ज्यादा लोड आने ही नहीं वाला, तो हम क्या करेंगे, उसको बहुत ज्यादा हमको रेजिस्टेंस ही नहीं चाहिए, तो उस केस में भी हम शैलो फाउंडेशन बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बाउंड्री वॉल, जब हम बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो उसमें जो लोड आता है वो थोड़ा सा कम आता है, कंपेरेटिवली बहुत कम आता है, तो उस केस में हम बना सकते हैं शैलो फाउंडेशन, ठीक है। तो शैलो फाउंडेशन कब बनाएंगे, या तो हमारा जो हार्ड स्ट्राटा है वो जल्दी मिल जाए, वो काफी जल्दी मिल जाए, आपका आधा मीटर या 1 मीटर पे ही मिल जाए, या मैक्सिमम 2 मीटर पे मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपका हार्ड स्ट्राटा जल्दी नहीं मिल रहा है, काफी डीप जाने पर मिल रहा है, तो उस केस में हम डीप फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर का लोड होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैं किसी ब्रिज की बात करूं या मैं किसी आपके रिजर्वायर की बात करूं, तो उन केसेस में जो आपका लोड होता है उस स्ट्रक्चर पे वो बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में हम क्या बनाएंगे, आपकी डीप फाउंडेशन बनाएंगे। क्लियर है। अब ये जो आपकी शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन होती है ना, ये भी अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आपको जब कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि अलग अलग एग्जामिनेशन में कितनी बार ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो अगर हम डीप फाउंडेशन की बात करें तो जब उसका जो डेप्थ टू विड्थ का रेशियो है ग्रेटर देन 1 और डेप्थ टू विड्थ का रेशियो अगर लेस देन 1 है तो वो हमारा शैलो फाउंडेशन, ठीक है। चलिए, तो अगर हम शैलो फाउंडेशन की बात करें तो ये भी अलग अलग तरीके की होती है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो एक तो हो गई आपकी फुटिंग और एक हो गई आपकी मैट या राफ्ट। फुटिंग आपकी कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है, और राफ्ट आपकी चादर, जैसे चादर होती है ना या जैसे कारपेट होती है उस तरीके की होगी, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि पूरा हम एक्सकवेशन करते हैं और उसके ऊपर पूरा कंक्रीट डाल देते हैं, पूरा कंक्रीट की चादर बिछा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राफ्ट या मैट। या जब हम कोई भी फाउंडेशन बनाते हैं ना तो कई बार हम पहले नीचे मैट बिछाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर हम फुटिंग लगाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि लोड जो है वो वाइडली क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और जो आप फुटिंग बना रहे हो उसका जो बेस है वो भी आपको स्मूथ मिल जाए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मिट्टी पर जाकर फुटिंग बनाने की कोशिश करोगे तो मुश्किल
है ना, नहीं बना पाएंगे हम। इसलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, वहां का सरफेस को फ्लैट करने के लिए उसके ऊपर जो कॉन्क्रीटिंग है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो फुटिंग और फाउंडेशन। अब इसमें भी आपकी अगर सिंगल फुटिंग आपने बनाई है, देखिए यहाँ पे मैं आपको इमेज ही दिखाता हूँ, ये आपने क्या बनाई है, देखिए ये वॉल फुटिंग है, तो यहाँ पे आपकी जो विड्थ है काफी ज्यादा है। ठीक है, मतलब अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा है, तो ये हम बोलेंगे आपकी वॉल फुटिंग। ठीक, अब आपने दो फुटिंग मिलाई और उसके बीच में आपने एक स्ट्रैप लगा दिया उन दोनों को जोड़ने के लिए, ताकि लोड जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इसको हम बोल देते हैं स्ट्रैप फुटिंग, है ना। अगर विजिबिलिटी थोड़ी सी अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये देखिए, ये हो गई आपकी वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग कैसी होगी, अलोंग द लेंथ काफी ज्यादा होगी। ठीक है, वॉल फुटिंग में क्या होगी, जैसे मान लीजिए अगर फुटिंग है तो लेंथ के वाइज ये ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से लेंथ के वाइज ये ज्यादा होगी, तो वॉल फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग में आपने दो फुटिंग बनाई, उनके बीच में क्या कर दिया, एक और स्ट्रैप लगा दिया। स्ट्रैप देखा ही होगा आपने, ठीक है, देखा नहीं मतलब स्ट्रैप का मतलब पता होगा आपको। फिर एक होती है आपकी मैट फाउंडेशन, इसमें क्या किया हमने, नीचे पूरी एक मैट बिछाई और उसके ऊपर फिर छोटी छोटी ऐसे फुटिंग्स बना दी। ठीक है, फिर एक होती है आपकी आइसोलेटेड फुटिंग, ये अकेली खड़ी होगी, है ना, सिंगल सिंगल, जैसे मान लीजिए अलग अलग जगह आपको, आपने अलग अलग जगह ऐसी सिंगल सिंगल फुटिंग बना के लोड को ट्रांसफर करा दिया। फिर कभी कभी होता है कि हमने सिंगल ड्राफ्ट डाल के उसके ऊपर दो फुटिंग बना दी, तो इसको हम बोल देते हैं कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। उसके इसके अलावा आप ये जो फुटिंग्स हैं इनको इनके शेप के हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्क्वायर फुटिंग। ठीक, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर फुटिंग। इसी तरीके से आपकी ट्रिपेजॉइडल फुटिंग भी हो जाएंगी, ठीक है, और सर्कुलर फुटिंग भी हो जाएंगी। तो आप शेप के हिसाब से भी इसको क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक, फिर आपकी कंबाइंड फुटिंग हो गई, जो कि मैंने आपको दिखाया, स्ट्रिप फुटिंग हो गई, और आपकी स्ट्रैप फुटिंग हो गई। स्ट्रिप फुटिंग इसको ही आप बोलते हो, वॉल फुटिंग को ही आप क्या बोलते हो, स्ट्रिप फुटिंग भी बोलते हो। स्ट्रिप फुटिंग में क्या होगा कि जैसे आपका ये है, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में जो आपकी डेप्थ होगी वो काफी कम होगी। ये आप डायरेक्ट फाउंडेशन पे स्ट्रक्चर बहुत देखिए, क्या होगा कि कई बार आपके जो हार्ड स्ट्राटा है वो बहुत नीचे होगा, तो आप इतना नीचे आपका घर बनाएंगे, मान लीजिए आपका जो हार्ड स्ट्राटा है वो आपको 15 या 20 मीटर के नीचे मिले। 15 या 20 मीटर का मतलब है आपका 60 फीट, तो क्या आप 60 फीट नीचे आपका घर बना सकते हैं, बताइए आप मुझे। क्या आप अपना घर, आप तो रोड के लेवल पे या जो आपका नॉर्मल जिस घर जहाँ पे उसी लेवल पे बना सकते हो, ज्यादा ज्यादा एक फ्लोर या दो फ्लोर अंडरग्राउंड होते हैं, पर वो भी हमारे नॉर्मल घर नहीं होते, हम अपने घर तो अंडरग्राउंड नहीं बनाते, वो बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं वो सारे अंडरग्राउंड होते हैं। तो क्या आप अपना फ्लोर जो है वो 60 फीट नीचे बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फुटिंग हमको बनाना होता है, ताकि आपका जो घर है वो तो ऊपर ही रहे और जो आपका लोड है वो फुटिंग पे भी ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो ये हो गई आपकी शैलो फाउंडेशन। तो बेसिकली शैलो फाउंडेशन क्या है, शैलो फाउंडेशन का मतलब है कि जब आपकी जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो विड्थ से क्या हो, कम हो, या जब आपका डेप्थ टू विड्थ का रेशियो है वो 1 से कम हो। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं शैलो फाउंडेशन। अगर आप जाएं कभी बाहर तो आप कोई बाउंड्री वॉल अगर आपने कभी बनते देखी होगी तो वहां पे हम ये शैलो फाउंडेशन ही बनाते हैं। ठीक है, और कभी कभी कुछ घर भी हम बनाते हैं शैलो, वो डिपेंड करता है आपकी सॉइल की कैपेसिटी पे, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें मान लीजिए हार्ड स्ट्राटा मिल गया, पर वो हार्ड स्ट्राटा की जो कैपेसिटी है वही अच्छी नहीं है, वहां पे जो रॉक है उसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो उस केस में भी हमको फिर उसको एक्सकवेट करना पड़ता है, फिर वहां पे फुटिंग बनानी पड़ती है और उसको और डीप लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है फाउंडेशन या फुटिंग बनाने का, जो आपका दो देखिए स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं आपके। एक जो आपको ऊपर की तरफ दिखता है, आप जैसे आप इसको रोड का रेफरेंस लीजिए, है ना, रोड के ऊपर जो आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं आपका सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, रोड के नीचे ही उतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली फाउंडेशन का क्या काम होता है या फुटिंग का क्या काम होता है, ये सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है ये आज को ट्रांसफर करना होता है कहां पे, हार्ड स्ट्राटा पे। ठीक है, ताकि हम सेफली उस घर पे रह पाए बिना किसी कोलैप्स के। ठीक है, तो ये मेनली हमारा फाउंडेशन का मकसद है। अब उसके हिसाब से हमने दो तरीके की फाउंडेशन को क्लासीफाई किया, एक आपकी शैलो फाउंडेशन और एक आपकी डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो शैलो तो क्लियर है, टाइप्स भी आप एक बार अपनी तरफ से भी इसको देख लीजिएगा। वॉल फुटिंग यानी इसकी लेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रैप फुटिंग यानी दो फुटिंग को आप एक स्ट्रैप की मदद से अगर जोड़ दो, कंबाइंड फुटिंग यानी सिंगल राफ्ट डाल के उस पर आप दो फुटिंग खड़ी कर दो, आइसोलेटेड फुटिंग यानी आप सिंगल ही उस फुटिंग को खड़े कियो। और अगर हम बात करें मैट फाउंडेशन की, तो इसमें क्या होगा कि आपने नीचे एक मैट बिछाई, कंक्रीट की एक चादर बिछाई, उसके ऊपर इंडिविजुअल
इंडिविजुअल फुटिंग जो है वो, ठीक है। इसी तरीके से आती है आपकी सेकंड टाइप ऑफ फाउंडेशन विच इज योर डीप फाउंडेशन, ठीक है। अगर हम डीप फाउंडेशन की बात करें, व्हेन द सॉइल एट शैलो डेप्थ इज पुअर, तो जो आपकी सॉइल है शैलो डेप्थ पे, मान लीजिए यहाँ इस लेवल पे आपको घर बनाना है और आपकी जो सॉइल है यहाँ तक वो क्या है, पुअर है, तो सॉइल जो है शैलो डेप्थ तक पुअर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सकवेशन करके और डीप जाना पड़ेगा, ठीक, जब तक हमें क्या नहीं सुटेबल स्ट्राटा ना मिल जाए, ठीक है। और उस सुटेबल स्ट्राटा पर पहुंचने के बाद ये जो आपका स्ट्रक्चर का लोड है वो हम फुटिंग की मदद से यहां तक पहुंचाएंगे। ये मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर का लोड इस फुटिंग की मदद से हम नीचे तक पहुंचाएंगे। तो मैं आपको डीप फुटिंग दिखाता हूं, पहले ये देखिए, इस तरीके से होती है आपकी डीप फुटिंग, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, बहुत नीचे तक एक्सकवेशन करके हमको जो स्ट्रक्चर है उस मतलब स्ट्रक्चर को इरेक्ट करने के पहले बहुत नीचे तक एक्सकवेशन करने के ये फुटिंग को डालना पड़ता है। डायरेक्ट फाउंडेशन में अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जी ऐसा भी आप बोल सकते हैं, है ना, पॉइंटेड लोड तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि जब आप कोई अगर बड़ा स्ट्रक्चर है तो वो पॉइंटेड लोड क्या होगा कि जब बहुत उसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा है और जो स्ट्रक्चर के विड्थ है वो कम है, उस केस में आपका पॉइंटेड लोड आएगा। लेकिन हाँ कंसंट्रेटेड लोड आएगा, ये आप बोल सकते हैं ना, पॉइंट सही नहीं होगा, कंसंट्रेटेड लोड आएगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। और अगर लोड बहुत ज्यादा है और आपने अगर, वैसे तो सीधी सी बात है, आप सीधे सीधे स्ट्रक्चर, आपको कभी भी ऐसा स्ट्राटा नहीं मिलेगा इतनी जल्दी कि आप डायरेक्टली उस पर क्या बना पाए, घर बना पाए। अगर हो सकता है कि आपको मिल भी गया बहुत उस पे, बहुत नीचे पे, तो डायरेक्टली आप उस पे घर कैसे खड़ा कर सकते हैं, है ना, कुछ ना कुछ तो आपको नीचे उसको प्लेन करने के लिए, मान लीजिए अगर बहुत ऊपर ही आपको स्ट्राटा मिल गया, आप बिल्कुल पत्थर पे ही घर बना रहे हैं, बिल्कुल आप रॉक पे ही घर बना रहे हैं, चट्टान पे ही, तो भी आपको वो इवन तो नहीं होगी, है ना, ऊपर नीचे तो फिर भी होगा, तो उसके लिए भी आपको मैट तो बिछानी पड़ेगी ना। अगर आपने मैट भी बिछाई तो वो भी क्या हो जाएगी, शैलो फाउंडेशन ही हो जाएगी। तो शैलो फाउंडेशन तो आपको डालना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी हार्ड स्ट्राटा पे घर क्यों ना बना रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई डीप फाउंडेशन, ठीक है। तो डीप फाउंडेशन कब बनाते हैं, जब आपका कम डेप्थ पे, जब आपकी सॉइल जो है वो वीक है, तो हमें एक्सकवेशन करते हुए और डेप्थ तक जाना पड़ता है, और फिर वहां पे हमारी फुटिंग को बनाते हैं हम, और जो लोड है उसको हार्ड स्ट्राटा पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपकी डीप फाउंडेशन है इनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे। सबसे पहला होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। पहला हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो किस किस मटेरियल की आप ये फाउंडेशन बना सकते हो, तो एक तो हो गया आप कंक्रीट की बना सकते हो, कंक्रीट आपको पता ही है ना, सीमेंट, एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट में भी आपका कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, है ना। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो आपका रेत, आपका गिट्टी और सीमेंट को मिलाकर जो आप पेस्ट तैयार करते हैं दैट इज नोन एज कंक्रीट। तो पहला तो आप बना सकते हो कंक्रीट की। दूसरी आप बना सकते हो स्टील की। कई बार क्या होता है कि स्टील को लाकर सीधे हम स्टील के थ्रू ही लोड को ट्रांसफर कराते हैं, तो सिर्फ सोलली वो स्टील की होती है, ओनली स्टील, ठीक है। और कई बार स्टील और कंक्रीट दोनों को हम यूज करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हम उसी के हिसाब से बनाते हैं, स्टील और कंक्रीट दोनों को यूज करके, जिसको हम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम कंपोजिट बोल सकते हैं या आरसीसी बोल सकते हैं। हार्ड स्टार्टर का मतलब है कि जैसे आप ऐसा आप ग्राउंड सरफेस पे हो, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ठीक। आपने क्या किया, यहाँ से एक्सकवेशन करना चालू किया, तो आपने सुना होगा कि सबसे सेंटर पे आपका कोर होता है, फिर आपका मेंटल होता है ना। तो जब आप एक्सकवेशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको रॉक मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आपको रॉक मिलना शुरू हो जाते हैं दैट इज नोन एज हार्ड स्टार्टर, ठीक है। तो जब आप आपके सरफेस से नीचे की तरफ जाने जाएंगे, जाते जाएंगे, तो एक पॉइंट के बाद आपको क्या मिलने लगेगा, पत्थर मिलने लगेंगे, तो उस पत्थर को ही हम क्या बोलते हैं, हार्ड स्टार्टा। पर इसमें ऐसा भी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें हार्ड स्टार्टा मिलता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम घर बनाएंगे ही नहीं, है ना। कई बार बहुत डेप्थ तक जाने के बाद भी हमें हार्ड स्टार्टा नहीं मिलता, तो उस केस
पाइल फाउंडेशन करते हैं। उस पाइल फाउंडेशन में अलग अलग तरीके की पाइल्स होती हैं, कुछ होती हैं आपकी एंड बेयरिंग पाइल्स, कुछ होती हैं फ्रिक्शन पाइल्स, तो उसके हिसाब से फिर हम लोड को ट्रांसफर कराते हैं, जो हम इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक वही है। ठीक है, थर्ड क्या हो गया आपका कंपोजिट। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लोड ट्रांसफर। सेकंड क्लासिफिकेशन जो हम इसमें करते हैं वो होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोड ट्रांसफर। ठीक है, तो जो लोड ट्रांसफर के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आती है आपकी एंड बेयरिंग पाइल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी एंड बेयरिंग पाइल। अब एंड बेयरिंग पाइल क्या है? तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि हार्ड स्ट्राटा क्या है, तो उसी हिसाब से अगर हम इसको समझें तो कई बार क्या होगा कि जब आप स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, ठीक है, ये मान लीजिए आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो कई बार ऐसा होगा कि कुछ डेप्थ पर जाने पे आपको हार्ड स्ट्राटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो आप पाइल्स बनाओगे, ठीक है, मान लीजिए आप 1 2 3 4 मीटर गए या 4 5 मीटर गए, आपको हार्ड स्ट्राटा मिल गया, तो ये इसमें जो लोड का ट्रांसफर होगा वो यहां से लोड आएगा आएगा और ये आपका जो एंड है इसके थ्रू आपके हार्ड स्ट्राटा में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एंड बेयरिंग पाइल। पर सेकंड केस ये भी हो सकता है कि आपको हार्ड स्ट्राटा मिले ही ना, अब बहुत नीचे तक जाए, नीचे तक गए, आपको हार्ड स्ट्राटा मिला ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर आपको यहां तक जाने के बाद भी आपको नहीं मिला, तो हो सकता है थोड़ा सा आप और नीचे जाएं, पर एक लिमिट के बाद तो आप नीचे नहीं जा सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम बनाते हैं फ्रिक्शन पाइल। उस केस में हम क्या बनाते हैं, फ्रिक्शन पाइल। अब फ्रिक्शन पाइल क्या होता है? फ्रिक्शन पाइल में हम क्या करते हैं, ये जो आपका साइड्स है ना, पाइल के जो साइड्स हैं, इनके थ्रू हम लोड को ट्रांसफर कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें, डायग्राम के थ्रू अगर आप समझें, तो एंड बेयरिंग पाइल में क्या होगा, ये जो आपका लोड है ये एंड पे, इसकी यहां से एंड पे आकर ये हार्ड स्ट्राटा पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंड बेयरिंग पाइल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन पाइल के बारे में, तो फ्रिक्शन पाइल में हमको नीचे कोई हार्ड स्ट्राटा मिला ही नहीं। ठीक है, फ्रिक्शन पाइल में नीचे हमको कोई हार्ड स्ट्राटा मिला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां पे साइड के थ्रू जो लोड है उसको रजिस्ट कराने की कोशिश करेंगे इन साइड्स के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन पाइल। और कभी कभी क्या होगा कि लोड इतना ज्यादा होगा कि आपको दोनों के थ्रू, एंड बेयरिंग और फ्रिक्शन दोनों के थ्रू आपको लोड को ट्रांसफर कराना होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको हार्ड स्टार्टर तो मिल गया, पर लोड इतना ज्यादा आ रहा है आपका स्ट्रक्चर का कि पूरा का पूरा, हाँ, ये इसी तरीके से आपकी पाइल होती है। देखिए, ये जो आपके पिलर है ना, इसी तरीके से हम पाइल बनाते हैं। ये देखिए, ये जो पाइल होती है ना, ये पिलर के जैसे ही होती है, तो ये पिलर के थ्रू ही हम जो लोड है उसको नीचे की तरफ ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपके घर के कॉलम होते हैं, है ना, उसी तरीके से आपकी पाइल भी होती है। तो वो कॉलम भी क्या करते हैं, कॉलम भी आपके पूरे घर के जो लोड है उसको फाउंडेशन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर उस फाउंडेशन, मतलब पूरे घर का जो लोड है उसको फुटिंग तक पहुंचाते हो, फिर फुटिंग से हम कहां चले के जाते हैं, उसको हार्ड स्टार्टर पे। ठीक है, तो आपकी जो पाइल होगी ना, वो इसी तरीके की होती है, जैसे आपके पिलर्स होते हैं वैसे ही आपकी पाइल होती है। अगर आपने कोई रिजर्वायर देखा हो या कोई ना आपने ब्रिज देखा होगा, तो ब्रिज में भी जो हमारे, आपने अगर पाइल देखी होंगी उनकी, तो वो भी ऐसी सर्कुलर और कॉलम जैसी होती हैं ना, पिलर जैसी ही होती हैं। तो पिलर से आप रेफरेंस ले सकते हो बिल्कुल। ठीक है, अगर रेफरेंस आप लेना चाहो तो आप पिलर भी बोल सकते हो इनको। ठीक है, तो एक तरीका क्या हो गया कि आपका हार्ड स्टार्टर तक आपका जो एंड है, पिलर का जो एंड है या जो आपके पाइल का एंड है, वो लोड ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा तरीका क्या हो गया कि नीचे हमें हार्ड स्टार्टर मिला ही नहीं, पर लोड तो ऊपर का ट्रांसफर करना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं,
फुटिंग पाइल के फुटिंग और जो आपका पाइल है, पाइल जो है वो टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन है, ठीक है। टाइप पाइल जो है, पाइल फाउंडेशन जो है वो एक टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन है, ठीक है। तो बेसिकली जब फाउंडेशन की बात करते हैं, फाउंडेशन आपकी तीन तरीके की होती हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। एक तो हो गई आपकी पाइल, एक हो गया आपका केशन और एक हो गया पायर, ठीक है। तो जो आपकी ये पाइल है ना, यही आपके डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन में जनरली हम क्या यूज करते हैं, पाइल को ही यूज करते हैं, ठीक। तो लोअर मोस्ट पार्ट नहीं है वो उसका, पूरी की पूरी पाइल ही आपकी डीप फाउंडेशन है, ठीक है। देखिए आप तो अ, ठीक है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दो तरीके की हो गई, एक शैलो और एक डीप। अब ये जो डीप फाउंडेशन है ना, इसका टाइप है आपका पाइल फाउंडेशन, केसन फाउंडेशन, मतलब अलग अलग तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। एक तो मटेरियल के बेसिस पे कर सकते हो, लोड ट्रांसफर के बेसिस पे कर सकते हो, उनके बनावट के बेसिस पे कर सकते हो। तो पाइल एक तरीके की आपकी डीप फाउंडेशन है, ठीक है। तो अब ये जो आप लोड ट्रांसफर कर रहे हो, ये आप किसके थ्रू कर रहे हो, पाइल के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। जो आप लोड ट्रांसफर कर रहे हो, या मान लीजिए आप डीप फाउंडेशन, ठीक है, पाइल मत लिखिए आप, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो इसको आप पाइल मत लिखिए, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए एंड बेरिंग डीप फाउंडेशन, ठीक है। अब ठीक है। क्या होता है अक्सर जब हम डीप फाउंडेशन बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम पाइल ही बनाते हैं, इसलिए मैं गलती से आपको पाइल बोल रहा हूँ, पर ठीक है, आप पाइल मत समझिए, आप उसको डीप फाउंडेशन ही समझिए। तो पहला तरीका है कि हम एंड के थ्रू लोड को ट्रांसफर करा रहे हैं, दूसरा हम साइड्स के थ्रू लोड को ट्रांसफर करा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन। अब साइड्स के थ्रू भी कैसे करते हैं, हम यहाँ पर रीम्ड बनाते हैं, इस तरीके से इसके दांत बना देते हैं, है ना। जब आपने देखा होगा किसी चीज को अगर हम अंदर धसाते हैं तो उसके अगर चारों तरफ हम ऐसे दांत बना दें, तो इसको अंदर घुसाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो वो लोड को इसके इन पाइल्स के, ये जो आपके रीम्ड होते हैं, इनके थ्रू ये इसको रजिस्ट कर लेता है, ठीक है। और तीसरा आपका होता है जिसमें आप एंड के थ्रू भी लोड को ट्रांसफर करा रहे हो और फ्रिक्शन के थ्रू भी लोड को ट्रांसफर करा रहे हो, तो ये हो जाएंगे आपकी कंबाइंड, ठीक है। चलिए इस क्लास के लिए इतने रखते हैं, तो काफी ज्यादा हो जाएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि 9:30 से आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछेगा, तब तक हम जो हमने पढ़ा है जल्दी से उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की हम बात करें, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि सेफली, यानी कि बिना फेलियर के कितना मैक्सिमम लोड हम अपनी सॉइल पे अप्लाई कर पा सकते हैं, या कितना मैक्सिमम लोड सेफली हम अपनी सॉइल पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे स्ट्रक्चर में फेलियर ना आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या बात करें, इंट्रोडक्शन के बारे में, कि बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो बेयरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम लोड दैट सॉइल कैन सस्टेन, कितना मैक्सिमम लोड बिना फेलियर के सॉइल सस्टेन कर सकता है, उसको हम बेयरिंग कैपेसिटी बोलेंगे, जितना वो सेफली सस्टेन कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई वेट लिफ्टर है तो वो 1000 केजी उठा सकता है, तो क्या उससे हम 1000 केजी उठवाएंगे, हम सेफली रखेंगे ना, क्योंकि 1000 उठवाने पे हो सकता है कि वो कोलैप्स कर जाए, तो हम उतना उसको एक्सट्रीम तक नहीं लेकर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको 800 या 900 ही किलो उठाने के लिए बोलेंगे, जितना वो रेडली रोज उठा पाए, ठीक है। तो वो हो गई आपकी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। इसके बाद हमने बात की फाउंडेशन और फुटिंग क्या होता है। तो फुटिंग बेसिकली मैनमेड होता है, और फाउंडेशन जो आपका हार्ड स्ट्राटा होता है उसको हम बोलते हैं, पर जब हम जनरल भाषा में बात करते हैं तो हम फुटिंग और फाउंडेशन को एक ही बोल देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देन आपका फुटिंग दो तरीके की होती है। फुटिंग क्या करती है, आपके ऊपर का जो लोड है उसको स्ट्राटा में भेजने के मदद करती है, ठीक है। तो आपका जो ऊपर का लोड है, यानी कि जो आपका सुपर स्ट्रक्चर का लोड है, उसको हम फुटिंग के थ्रू आपके नीचे जो फाउंडेशन, जो आपका हार्ड स्ट्राटा है, उस तक पहुंचा सकते हैं। अभी आपकी फुटिंग भी दो तरीके की होती है ना, एक होती है आपकी डीप और एक शैलो। उसके पहले हमने देखा था कि जो भी हम फुटिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो वो ना तो शेयर में फेल होना चाहिए, ना ही वो सेटलमेंट में फेल होना चाहिए, और उसमें जो वाटर टेबल है उसका भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जब हम क्ले की बात करते हैं तो हम शेयर की बात करते हैं, और जब हम सैंड की बात करते हैं तो सेटलमेंट की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में आपका अगर डेप्थ टू विड्थ का रेशियो लेस देन 1 है तो शैलो फाउंडेशन, ग्रेटर देन 1 है तो डीप फाउंडेशन, ठीक है। शैलो फाउंडेशन में भी आपके अलग अलग तरीके की फाउंडेशन है, जैसे कि आपकी स्ट्रिप फाउंडेशन, स्ट्रैप फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन। तो एक बार आप इमेजेस देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। डीप फाउंडेशन की हम बात करें तो जब आपको हार्ड स्ट्राटा जल्दी नहीं मिलता है तो आप काफी लंबे नीचे तक फाउंडेशन बनाकर अपने लोड को ट्रांसफर कराते हो, ठीक है। तो मैं आपका ये जो पीडीएफ है, इसके बाद हम फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से, और जो आपका पीडीएफ है मैं अपलोड कर लूंगा, तो एक बार आप भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। इस सेशन के लिए इतने रखते हैं। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगर आपको आपका कोई भी फीडबैक है ना, कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है अच्छा या बुरा, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो भी आप शेयर कर सकते हैं, आपके हिसाब से हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस सेशन के इतने रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।